प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड या बिहार एनवीएस केवीएस हरियाणा यूपी लाइब्रेरी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ। ये हमारी 9वीं क्लास होने वाली है। आपने अभी तक 8 क्लासें नहीं देखी है तो जल्दी जाके यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दी है, आप जल्दी जाके देख सकते हैं। मैंने अलग से उनकी प्ले लिस्ट बना दी है जहाँ से आपको सभी क्लास एक साथ मिल जाएगी। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, वहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाए वहाँ पे। वो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। क्या कौन सा शामिल नहीं है भाई? कौन सा ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? इसमें 3 शामिल है, एक शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? कार्डेक्स। कार्डेक्स के ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है। बाकी बुक कार्ड, डेट स्लिप और ब्राउजर कार्ड के ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल है। कार्ड एक शामिल नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल नहीं है, कार्ड एक शामिल नहीं है। बाकी बुक कार्ड, डेट स्लिप और ब्राउजर कार्ड ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के तत्वों में शामिल है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। ठीक है, RFID क्या पूरा नाम क्या है? कि RFID शब्द का पूरा नाम क्या है? RFID का पूरा नाम क्या है अभी? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। RFID का पूरा नाम क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा RFID का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों देखना है कि RFID का उपयोग लाइब्रेरी के किस कार्य विभाग में किया जाता है? कि RFID का प्रयोग लाइब्रेरी के किस कार्य विभाग में किया जाता है? किस कार्य में किया जाता है? कि RFID का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है अभी? किस कार्य में किया जाता है RFID का प्रयोग? सर्कुलेशन में किया जाता है, कैटलॉग में किया जाता है या मैनेजमेंट में किया जाता है? तो RFID का प्रयोग सर्कुलेशन में किया जाता है। किसमें? सर्कुलेशन में। RFID का प्रयोग किसमें किया जाता है? सर्कुलेशन में किया जाता है RFID का प्रयोग। RFID का प्रयोग लाइब्रेरी के किस विभाग में किया जाता है? सर्कुलेशन विभाग में किया जाता है। किसमें? सर्कुलेशन विभाग में किया जाता है। किसमें? सर्कुलेशन विभाग में किया जाता है। किसका प्रयोग? RFID का प्रयोग। ठीक है, पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए थ्री कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया था? पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 कार्ड प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए थ्री कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया वैसे? किसके द्वारा? SR रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? SR रंगनाथन। तो पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए 3 कार्ड सिस्टम होता है। 3 कार्ड सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था 3 कार्ड सिस्टम का विकास? किसके किसके द्वारा? SR रंगनाथन द्वारा। किसकी द्वारा? SR रंगनाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम का विकास किया गया था। यहाँ पे थ्री कार्ड नहीं, 3 कार्ड आएगा। 3 कार्ड आएगा। 3 कार्ड सिस्टम के 3 कार्ड क्या है? 3 कार्ड सिस्टम के 3 कार्ड कौन कौन से? रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन को भरना है हमें। 3 कार्ड सिस्टम के 3 कार्ड क्या हैं? एक तो रजिस्टर कार्ड हो गया, एक चेक कार्ड हो गया। तो तीसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा? क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। तीसरा तीसरा कौन सा? क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड हो गया। रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड तीसरा कार्ड होगा। थ्री थ्री कार्ड सिस्टम के 3 कार्ड कौन से हैं? रजिस्टर कार्ड हो गया, चेक कार्ड हो गया और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है,
RFID पूर्ण के रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन के RFID के तत्वों है। RFID तत्व क्या है? RFID के तत्व क्या है? RFID के तत्व क्या है? RFID तत्व कौन से RFID तत्व है? कौन से भी? फीड टैग, स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर के RFID के तत्व है कि फीड टैग, स्मार्ट गेट और हैंडल रीडर के FRID के तत्व है। FRID के तत्व कौन से हैं? फीड टैग हो गए, स्मार्ट गेट हो गए, हैंडल रीडर के, ये तीनों हो जाएंगे। क्या RFID तत्व क्या है? तीनों हो जाएंगे। फीड टैग, स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर के RFID के तत्व हो जाएंगे। RFID तत्व फीड, स्मार्ट गेट और हैंडल रीडर के पुस्तकालय संग्रह स्थापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ क्या है? कि पुस्तकालय संग्रह स्थापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ कौन सी है भी? कि पुस्तकालय संग्रह स्थापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ कौन सी है? कौन सी भी? एक्सेशन रजिस्टर हो गया, न्यूमेरिकल काउंटिंग, एक्सेशन रजिस्टर हो गया, न्यूमेरिकल काउंटिंग हो गया, स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट बाय पैनल लिस्ट, ये तीनों हो जाएंगी। ये तीनों क्या हो जाएंगे कि पुस्तकालय संग्रह स्थापन के लिए उपयोग की जाने विधियाँ कौन सी है? एक्सेशन रजिस्टर हो गया, न्यूमेरिकल काउंटिंग हो गया, स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट बाय पैनल लिस्ट। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार एक बार, और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए इतने 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, और आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ऐसे यार। क्लास अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना क्लास के बारे में कैसे लग रही है। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है? संग्रह स्थापन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका कौन सा माना जाता है? कि निम्नलिखित में से स्टॉक वेरिफिकेशन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका माना जाता है, कौन सा माना जाता है अभी? कौन सा माना जाता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? बाय सेल्फ लिस्ट का स्टॉक वेरिफिकेशन का सबसे सटीक और वास्तविक तरीका कौन सा माना जाता है? बाय सेल्फ लिस्ट। कि पुस्तकालय सामग्री और पुस्तकें जो उपयोग उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कि पुस्तकालय संग्रह और पुस्तकें जो अब उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और ये कौन से नियम से समझे थे? पुस्तकालय वैज्ञानिक कौन से नियम से समझते हैं ये भी मेरे को बताना आप। कि पुस्तकालय वो सामग्री जो पुस्तकें जो उपयोग योग्य नहीं है उनके पुस्तकालय से के बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वीडिंग आउट कहते हैं। वीडिंग आउट कहते हैं। ये पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम से संबंधित है। कौन से 5वें नियम से संबंधित है? ये पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम से संबंधित तो पुस्तकालय सामग्री और पुस्तकें अब उपयोग योग्य नहीं है उन्हें संग्रह से हटा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? वीडिंग आउट कहते हैं। ये पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम से संबंधित है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वह अभिलेख जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है? क्या वह अभिलेख क्या है? जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्या कहलाता है? कि वह अभिलेख जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है क्या? सेल्फ लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ लिस्ट। का वह अभिलेख कौन सा है जो पुस्तकालय की स्थिति को दर्शाता है? सेल्फ लिस्ट हो जाएगा। वह अभिलेख जो पुस्तकालय की शेल्फ पर रखी में सेल्फ मतलब अलमारियों में रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है तो क्या है? सेल्फ लिस्ट कहलाता है। सेल्फ लिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है। कि पुस्तक में बाइंडिंग है, दो पुस्तक बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग की प्रक्रिया के दो भागों में विभक्त होती है। एक तो फॉरवर्डिंग होती है, दूसरी क्या होती है कि पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है। एक तो फॉरवर्डिंग होगी, दूसरी क्या फिनिशिंग होगी या लेमिनेशन होगी या फोटोकॉपी होगी या नॉन ऑफ द दिस होगी। कौन सा हो जाएगा कि पुस्तक की बाइंडिंग के दो भागों में विभक्त होती है। एक तो फॉरवर्डिंग, दूसरी फिनिशिंग। दूसरी क्या है? फिनिशिंग। पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है। एक तो फॉरवर्डिंग होगी, दूसरी क्या होगी? फिनिशिंग होगी। दूसरी क्या होगी? फिनिशिंग होगी। कि पुस्तक बाइंडिंग है ना, पुस्तक बाइंडिंग की प्रक्रिया दो भागों में विभक्त होती है। एक तो फॉरवर्डिंग, दूसरी फिनिशिंग। ठीक है, पुस्तक बाइंडिंग के प्रकार, पुस्तक बाइंडिंग के प्रकार, पुस्तक बाइंडिंग के प्रकार। तो पुस्तक की बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तीनों तीनों प्रकार की होती है। तीनों प्रकार की होती है। एक तो लेदर बाइंडिंग हो जाएगी, एक टेक्सटाइल बुक बाइंडिंग हो जाएगी, एक हार्ड कवर हो जाएगा। एक हार्ड कवर, हार्ड कवर होता है ना। कि पुस्तक बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? एक तो लेदर बाइंडिंग हो जाएगी, एक टेक्सटाइल बाइंडिंग हो जाएगी, बुक बाइंडिंग हो जाएगी, एक हार्ड कवर, हार्ड कवर। ठीक है, मोरक्को बाइंडिंग में, मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? लेदर का भी उपयोग है, क्लॉथ का या हार्ड बाउंड का? किसका उपयोग किया जाता है मोरक्को बाइंडिंग में? क्या मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है मोरक्को बाइंडिंग में? लेदर का। किसका? लेदर का। तो मोरक्को बाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? लेदर का। मोरक्को में किसका उपयोग? लेदर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कि मोरक्को बाइंडिंग में किस चमड़े का उपयोग है? तो मोरक्को बाइंडिंग है, मोरक्को बाइंडिंग में लेदर का तो उपयोग किया जाता है। किसके लेदर का उपयोग किया जाता है? किसके लेदर का उपयोग किया जाता है मोरक्को बाइंडिंग में? हमें पता है लेदर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी लेदर का उपयोग किया जाता है मोरक्को बाइंडिंग में? तो कौन सा लेदर का उपयोग किया जाता है? किसका मोरक्को बाइंडिंग में किस कौन से चमड़े का लेदर का उपयोग किया जाता है? गोट, गोट लेदर का। गोट है लेदर का। तो मोरक्को बाइंडिंग में किस चमड़े का उपयोग किया जाता है? गोट लेदर का। किसका? गोट लेदर का उपयोग किया जाता है। तो मोरक्को बाइंडिंग में किस लेदर का उपयोग किया जाता है? गोट लेदर का। तो बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा होता है? तो बाइंडिंग है, बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है अभी उपयुक्त चमड़ा? तो बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा? कौन सा होता है बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा? कौन सा होता है? कैमल की स्किन होती है। कैमल की स्किन होती है, सबसे उपयुक्त चमड़ा होता है। तो बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा है बाइंडिंग के लिए? कैमल की स्किन। कैमल स्किन, कैमल स्किन हो जाएगा इसका। मैंने कल ऊपर निशान लगा दिया लेकिन सही बोला, सही था मैंने। कैमल स्किन हो जाएगा। तो बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा है? कैमल की स्किन। लेकिन सबसे मजबूत चमड़ा बोलते थे बाइंडिंग के लिए। सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है बाइंडिंग के लिए? बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा तो पिग लेदर। पिग लेदर के सबसे मजबूत चमड़ा होता है। तो बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा होता है? पिग लेदर हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों मेरे कमेंट में जरूर बताना कोई कमी है तो। क्लास में मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे क्लास में एक बार जरूर बताना मेरे कमेंट में क्लास कैसी लग रही है आपको। कि सार्वजनिक पुस्तकालय के वित्तीय प्रमुख वित्तीय स्रोत है। कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन से हैं? सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, कि सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं उनके लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? कौन सी होती है अभी? कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत। तो लाइब्रेरी कैश होता है, लाइब्रेरी कैश होता है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है। फिर ट्रिपल आरपी ग्रांट देता है, मतलब ट्रिपल आरपी अनुदान अनुदान देती है। और लाइब्रेरी को सरकार भी अनुदान देती है। और लाइब्रेरी कैश होता है। क्या सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन से होते हैं? मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? ट्रिपल आरपी अनुदान देता है, ट्रिपल आर भी अनुदान देता है। और सरकार भी देती है और लाइब्रेरी खुद का भी अनुदान होता है। तो ये तीन हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन से? तीनों हो जाएंगे। लाइब्रेरी कैसे, गवर्नमेंट ग्रांट और ट्रिपल आर ग्रांट।
देखिए ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम में, ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है? कि ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है? ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है? आइटम बुडकेट हो जाएगा, आइटम बुडकेट, लाइनर बुडकेट, वो इंक्रीज बुडकेट हो जाएगा, इंक्रीज क्रेज बुडकेट हो जाएगा। कि ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है? आइटम बुडकेट हो जाएगा, लाइनर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बुडकेट हो जाएगा। ऐतिहासिक बजट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोस्तों बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां कौन सी है? तो बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां कौन सी है? बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां कौन सी है? इंटर इन आइटम बेस्ड लाइनर है, इंक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट बेस्ड है, हिस्टोरिकल बुटगेट हो जाएगा, क्या होगा, जीरो बेस्ड बुटगेटिंग हो जाएगी, या प्लानिंग पीबीबीएस हो जाएगा, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बुटगेट हो जाएगा। तो बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां कौन सी है? तो बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां कौन सी है? आइटम बुड के आइटम बेस लाइनर बेस हो जाएगा, या लाइनर इंक्रीजमेंट बेस्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये तीनों हो जाएगी। तो बचत तैयार करने की लोकप्रिय विधिया कौन सी है? तीनों हो जाएगी। तो बचत तैयार करने की लोकप्रिय विधिया क्या है? तीनों ही है। का आइटम बेस्ट, लाइनर इंक्रीजमेंट बेस्ट, फिर जीरो बेस्ड बुडकेटिंग है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बुडकेटिंग सिस्टम की है बचत तैयार करने की लोकप्रिय विधि है। जीरो बेस्ड क्या है? शुरू से बना जाता है, जिसमें पिछले हानि और लाभ को नहीं देखा जाता, शुरू से बना जाता है। कि सबसे पहले किस संस्था ने पीपीपीएस बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिससे बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग यूएसडीओडी द्वारा शुरू किया गया था? कि सबसे पहले किस संस्था ने पीपीपीएस पीपीपीएस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बुडगेटिंग सिस्टम बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिससे बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग यूएसडीओडी द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? बाद में कि सबसे पहले किस संस्था ने शुरुआत की थी? सबसे पहले कि रैंड कॉरपोरेशन ने शुरुआत की थी। किसने? रैंड कॉरपोरेशन ने शुरुआत की। कि सबसे पहले कि रैंड कॉरपोरेशन ने पीपीबीएस बजटिंग पीपीबीएस बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसे बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग यूएस डीओडी द्वारा शुरू किया गया था। कि सबसे पहले कि रैंड कॉरपोरेशन ने, किसने? रैंड कॉरपोरेशन ने किया है पीपीबीएस बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसे बाद में कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। पीपीएस रैंड कॉरपोरेशन ने शुरुआत की थी। किस संस्था ने पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया था? किसने किया था पीपीबीएस बजट बजट निर्माण पद्धति का उपयोग? किसने किया था? किसने किया था? यूएस डीओडी रोबोट एमसी नामरा ने। किसने? यूएस डीओडी एमसी नामरा ने। कि किस संस्था ने पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया था? किसने किया था? यूएस डीओडी अमेरिकी रक्षा विभाग ने। किसने? अमेरिकी रक्षा विभाग ने बाई रोबोट एमसी नामरा ने। किसने? इसका ये हो जाएगा कि किस संस्था ने पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया था? किसने किया था? यूएसडीओडी बाय रोबोट एमसी नामरा ने, अमेरिकी रक्षा विभाग हो जाएगा। फिर के पीपीबीएस बजट पद्धति कब आती है? क्या पीपीबीएस बजटिंग पद्धति कब आती है? कब आती है? 1961 में आती है। कब आती है? 1961 में। पीपीपीएस बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? किस वर्ष विकसित की पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? 1961 में। पीपीबीएस बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? 1961 में। किस वर्ष? 1961 में विकसित की गई थी। कौन सी पद्धति? पीपीबीएस प्रोग्रामिंग प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग निर्माण पद्धति है, जो 1961 में आती है। कब आती है? 1961 में। पीपीबीएस पथ निर्माण पद्धति कब आती है? 1961 में आती है। ठीक है। जीरो बेस्ड बजट पद्धति कब आती है? जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति कब आती है? कब आती है? का जीरो बेस्ड पद्धति का विकास किसने किया था? जीरो बेस्ड पद्धति का विकास किसने किया था? किसने? पीटर फायर ने। किसने किया है? पीटर फायर ने। जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति है का विकास किसने किया था? पीटर फायर ने किया था। जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति है, पद्धति का विकास किसने किया था? पीटर फायर ने किया था। किसने किया था? पीटर फायर ने।
ठीक है। जीरो वेस्ट बजटिंग पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? तो जीरो वेस्ट बजटिंग पद्धति है जो कौन सी वर्ष आती है? पीटर फाइड ने तो इसका विकास कर दिया था। फिर कौन सी वर्ष आती है? 1970 में आती है। तो जीरो वेस्ट बजटिंग पद्धति है जो 1970 में आती है। किसने विकास किया था? पीटर फायर ने किया था। किसने? पीटर फायर ने किया था। जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति कब आती है? 1970 में आती है। फिर के पीआरटी, पीआरटी प्रबंधन प्रबंधन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी? तो पीआरटी प्रबंधन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी? तो पीईआरटी प्रबंधन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी? पीआरटी पीआरटी कब आती है? 1958 में आती है। कब आती है? 1958 में। क्या पीईआरटी प्रबंधन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी? 1958 में। क्या पीईआरटी प्रबंधन तकनीक है जो कब आती है? 1958 में आती है। किस वर्ष आती है? 1958 में। फिर क्या पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कि पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था कि पुस्तक चयन को सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कि पुस्तक चयन को सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? कि पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? कि पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसकी द्वारा? ड्यूरी ने भी किया था, एमसी कोलविन ने किया था और मेलविल डेविन ने भी किया था। कि पुस्तक चयन का सिद्धांत है, पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? ड्यूरी ने भी किया था, मैक कोलविन ने किया था और मेलविल डेविन ने भी किया था। कि पुस्तक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ड्यूरी, मैककोलविन और मेलविल डेविन, तीनों ने किया था। किसने? तीनों ने किया था। कि पुस्तक चयन का सिद्धांत है, पुस्तक चयन का सिद्धांत के तीनों ने किया था। ड्यूरी ने भी किया था, एमसी कोलविन ने किया था और मेलविल डेविन ने भी किया था पुस्तक चयन का सिद्धांत। फिर क्या ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? कि ड्यूरी ने जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था वह कौन सा है? कौन सा है? टू प्रोवाइड द राइट बुक, ड्यूरी ने किया राइट बुक राइट टाइम, राइट बुक राइट टाइम टू द राइट रीडर। राइट बुक, ड्यूरी कहता है कि राइट टाइम होना चाहिए, राइट व्यक्ति होना चाहिए और राइट टाइम होना चाहिए। ड्यूरी क्या कहता है? कि राइट बुक होना चाहिए, और राइट टाइम होना चाहिए और राइट पाठक होना चाहिए। ड्यूरी क्या कहता है? कि सही बुक होना चाहिए और सही समय होना चाहिए, सही पाठक होना चाहिए। कि सही समय, सही पाठक और सही बुक, ये बात कौन बोलता है? ड्यूरी बोलता है। कि सही पुस्तक और सही टाइम और सही पाठक, तो कौन बोलता है? ड्यूरी बोलता है। ड्यूरी क्या बोलता है? कि सही पुस्तक होनी चाहिए और सही समय होना चाहिए और सही पाठक होना चाहिए। ये बात कौन बोलते हैं? ड्यूरी बोलता है। ये क्वेश्चन आता है तो क्या बोलोगे? कि ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के स्थान में क्या है? तो ये देख लेना कि राइट बुक होना चाहिए और राइट टाइम और राइट रीडर। कि ड्यूरी, फिर क्या है? ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष विकसित किया गया था? कि ड्यूरी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था? 1930 में दिया था। कि ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1930 में। राइट बुक राइट रीडर और राइट टाइम। राइट बुक राइट रीडर और राइट टाइम किसने किया था? ड्यूरी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत कब विकसित किया था? 1930 में। कब किया था? 1930 में। फिर दूसरा हमने पढ़ा था मैकोलविन। कि मैकोलविन कि मैकोलविन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? कि मैकोलविन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? मैकोलविन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ऐसे याद रखो, कोयले की डिमांड बहुत है, सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे याद रखो, मैकोलविन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ऐसे याद रखो, मैकोलविन कोयले की डिमांड बहुत है, सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या कोयले से? कोलविन से कोयला।
तो कोयले की क्या डिमांड बहुत है, सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही याद रखो। फिर नेक्स्ट पूछ गया हमारा, फिर के मैकोलोविन द्वारा पुस्तक चयन का स्थान किस वर्ष वर्ष पर प्रतिपादित किया था? तो मैकोलोविन द्वारा पुस्तक चयन का स्थान किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? किस वर्ष प्रतिपादित किया था? 1925 में। तो मैकोलोविन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत है, वो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? किस वर्ष पर प्रतिपादित किया था? 1925 में। 1925 में के प्रतिपादित बोल दो या विकसित बोल दो, तो 1925 में विकसित किया गया था। कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मैकोलोविन ने कौन सा दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो 1930 में देता है, जो कब देता है? 1930 में देता है। फिर क्या है? तीसरा नहीं, तीसरा हमने पढ़ा था। तीसरा तीसरा कौन सा पढ़ा थे हमने? तीसरा हमने पढ़ा था ये मेलवी डेवी। तीसरा कौन सा पढ़ा था? हमने मेलवी डेवी पढ़ा था तीसरा। तीसरा कौन सा? दो पढ़ लिए हमने, ये दो पढ़ लिए हमने। तीसरा बात बच गया मेलविल डेवी। मेलविल डेवी या मेलविल डेवी। देखिए मेलविल डेवी क्या बोलता है पुस्तक चयन के बारे में, तो देखते हैं मेलविल डेवी क्या बोलता है। मेलविल डेवी पुस्तक चयन के बारे में क्या बोलता है? कि मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत है। कि मेलविल डेवी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट एट द लेस्ट कॉस्ट लेस्ट बेस्ट रीडिंग ऑफ द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेस्ट कॉस्ट। ये क्या मेलविल डेवी ने दिया था? तो बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। मेलविल डेवी। फिर के मेलविल डेवी से प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट को किस वर्ष को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था? कि मेलवी डेवी द्वारा पुस्तक चयन का स्थान द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट को किस वर्ष किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था? कि मेलवी डेवी जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था, वो किसके द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा 1892 में अपनाया गया था? किसके द्वारा? एले द्वारा। किसके द्वारा? एले द्वारा। मेलवी डेवी जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था, वो किसके द्वारा अपनाया गया था? किसके द्वारा? एले द्वारा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया था। जो मेलवी डेवी ने जो सिद्धांत दिया था, वो किसके द्वारा अपनाया गया था? एले द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। प्रबंधन के तत्वों पोस्ट कोर्ब को इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रबंधन के तत्वों में पोस्ट कोर्ब को इस प्रकार देखा जाता है। योजना पीगो प्लानिंग मतलब योजना। ऑर्गेनाइजेशन को मतलब संगठन। ऐसे को स्टाफिंग। निर्देशन समन्वय रिपोर्टिंग। तो इसमें पद क्या है? बीगो बीगो क्या आएगा? बुडगेटिंग आ जाएगा। क्या आ गया? बुडगेटिंग यानी बजट। बीगो बुडगेटिंग गेटिंग हो जाएगा। कि पीगो प्लानिंग आ गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एस को स्टाफिंग हो जाएगा। डीगो डीगो क्या हो जाएगा? निर्देशन हो जाएगा। ऐसे क्या है? आर को रिपोर्टिंग हो जाएगी। बीगो बुडगेटिंग हो जाएगा। कि बीगो क्या है? बुडगेटिंग हो जाएगा। मतलब 500 तो इतने शब्द हैं, हर एक शब्द का अर्थ है इसमें। तो इसलिए बी बचा, इसमें बी का नहीं आया। तो बी का क्या है? बुड गेटिंग हो जाएगा। बिलिंग नहीं होगा, ना ही बीजी होएगा, ना ही फंडिंग होएगा। बुड गेटिंग हो जाएगा बी का। फिर क्या है? फिर क्या है? प्रबंधन के तत्वों को योजना संगठन स्टाफिंग निर्देशन समन्वय रिपोर्टिंग बजटिंग के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? तो क्या है? प्रबंधन के लिए क्या है? संगठन योजना संगठन स्टाफिंग निर्देशन समन्वय रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए किस किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कोरब का पोस्ट कोरब का उपयोग किया जाता है। पोस्ट कोरब का उपयोग किया जाता है।
कि प्रबंधन के तत्वों के लिए योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देश, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए पोस्ट कोर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? कितने बताए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने? 5 बताए हैं। कितने? 5 बताए हैं। कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। कि प्रबंधन का स्थान एक्स और वाई किसने विकसित किया था? कि प्रबंधन का स्थान थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने विकसित किया था? डगलस एमसी ग्रोगर ने। किसने? डगलस एमसी ग्रोगर ने। किसने विकसित किया? डगलस एमसी ग्रोगर ने। कि प्रबंधन का स्थान थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, कि प्रबंधन का स्थान थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, प्रबंधन का स्थान थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने विकसित किया था? डगलस एमसी ग्रोगर ने। डगलस एमसी ग्रोगर ने। कि प्रबंधन का स्थान थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने विकसित किया था? कि डगलस एमसी ग्रोगर ने। किसने? डगलस एमसी ग्रोगर ने। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत किसने दिया था? डगलस एमसी ग्रोगर ने दिया था। कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत किससे संबंधित है? कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत है जो डगलस एमसी ग्रोगर ने दिया था, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत जो डगलस एमसी ग्रोगर ने दिया था, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मोटिवेशन से। किससे संबंधित है? मोटिवेशन है। कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिद्धांत है जो डगलस एमसी ग्रोगर ने दे दिया, जो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। मोटिवेशन से संबंधित है। कि हर्जबर्ग का स्थान किसे समझते हैं? हर्जबर्ग का स्थान, कि हर्जबर्ग का स्थान किसे समझता है? ये भी मोटिवेशन से। कि हर्जबर्ग का स्थान किससे, ये किसे समझता है? मोटिवेशन से। कि हर्जबर्ग का स्थान से किसे समझते हैं? मोटिवेशन से। कि हर्जबर्ग का स्थान किसे समझते हैं? मोटिवेशन से। फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया यार। एक बार मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ तो आपका भी थोड़ा यार बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर देना यार। और कमेंट में मेरे को जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, तो मेरे को कमेंट में अपनी राय जरूर बताना मेरे को यार। ये क्लास एनवीएस केवीएस बिहार हरियाणा यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मतलब कोई भी देश का एग्जाम हो, मतलब लाइब्रेरियन से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर प्रकार के लाइब्रेरियन में आते हैं ये, सिर्फ लाइब्रेरियन में आते हैं। ये क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम, सीपीएम का पूर्ण नाम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का पूर्ण नाम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास विकास का श्रेय किसको है? कि क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास का श्रेय किसको है? किसको है? डुपॉन्ट, डुपॉन्ट कंपनी को है। डुपॉन्ट कंपनी को है। कि क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम का विकास का श्रेय किसको है? डुपॉन्ट, डुपॉन्ट कंपनी को है। डुपॉन्ट कंपनी को है। कि क्रिटिकल पाथ में टू सीपीएम, सीपीएम के विकास का श्रेय किसको है? डुपॉन्ट कंपनी को है। कि पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य की होती है? कि पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची होती है ना, सेल्फ सूची अलमारी में रखी होती उसकी सूची बनी होती है, उसका उपयोग किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है? कि पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची होती है, सेल्फ सूची का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है? ये पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची होती है उसका किस कार्य के लिए होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसका काम क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है। कि पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची होती है, सेल्फ सूची का उपयोग किसके लिए होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है। कि पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना, कि सही व्यक्ति को, मतलब योग्य व्यक्ति को योग्य पद के लिए चुनना क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। कि सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनना क्या है? रिक्वायरमेंट होती है।
कि सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना रिक्वायरमेंट होती है बढ़िया। कि हर कोई चाहता है कि इस बढ़िया पद है, इस बढ़िया पद पर है, कोई बढ़िया बंदा आए, तो सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? कि वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन करना, वित्तीय लेन देन है उसका मूल्यांकन करना किसे कहते हैं? ऑडिटिंग को ऑडिटिंग कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। कि वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन करना किसे कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं करना। कि वित्तीय लेन देन का जो मूल्यांकन होता है उसे क्या है? ऑडिटिंग कहते हैं। फिर क्या है? पीई पीईआरटी तकनीक है, पीईआरटी तकनीक है। तो पीईआरटी तकनीक क्या है? पीआरटी की तकनीक है कि सिस्टम एनालिसिस की। कि पीईआरटी तकनीक है, किसकी तकनीक है? सिस्टम एनालिसिस की है, सिस्टम एनालिसिस की है। कि पीईआरटी तकनीक है, पीआरटी तकनीक है किसकी है? सिस्टम एनालिसिस की है, एनालिसिस की है। पीआरटी तकनीक किसकी है? पीआरटी तकनीक सिस्टम एनालिसिस की है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे बोरिंग के लिए नहीं, मतलब इस क्लास में आपको याद कराने के लिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको इस क्लास में याद हो जाए। ठीक है। संगठनात्मक चार्ट किस संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? कि संगठनात्मक चार्ट किस संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? कि संगठनात्मक जो चार्ट होते हैं वो किस संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? कि संगठनात्मक चार्ट किस संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? इस संगठन की संरचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कि संगठनात्मक चार्ट बनाते हैं चार्ट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल संरचना को दर्शाते हैं। कि संगठनात्मक चार्ट किस संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। पुस्तकालय धन का अनुमान लगाने के लिए विधियां प्रोपोर्टेशनल मेथड, मेथड ऑफ डिटेल एंड और ब्रैकेट ब्रैकेट खालिस्तान मेथड है। कि पुस्तकालय के धन का अनुमान लगाने की 3 विधियां हैं, 3 विधियां हैं। तो पुस्तकालय के धन का अनुमान लगाने की एक तो प्रोपोर्टेशनल मेथड होगी, एक मेथड ऑफ डिटेल होगी, और तीसरी विधि क्या होगी? तीसरी की विधि क्या होगी? तीसरी विधि क्या होगी? पर कैपिटा विधि, पर कैपिटा विधि। कि पुस्तकालय को धन का अनुमान के लिए 3 विधियां हैं, एक तो प्रोपोर्टेशनल विधि, और दूसरी मेथड डिटेल, तीसरी पर कैपिटा विधि हो जाएगा। तीसरी क्या हो जाएगा? पर कैपिटा विधि हो जाएगा। फिर क्या? पीपीबीएस बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? क्या पीपीबीएस बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? रोबोट एमसी नामरा द्वारा, रोबोट एमसी नामरा द्वारा। क्या पीपीबीएस बजटिंग तकनीक है जो 1961 में आती है, जो कब आती है? 61 में आती है, जो क्या 1961 में आती है, जो कब आती है? 1961 में आती है। जो किसके द्वारा विकसित की गई थी? रोबोट एमसी नामरा द्वारा, रोबोट एमसी नामरा द्वारा। पीपीबीएस बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी 1961 में? रोबोट एमसी नामरा द्वारा। कि विधि में प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय करते हैं। कि विधि में के प्रति व्यक्ति के न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। कि विधि में के प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कि पर कैपिटा विधि है। पर कैपिटा विधि में के पर कैपिटा विधि में के विधि में प्रति व्यक्ति के न्यूनतम राशि तय की जाती है। पर कैपिटा विधि में के प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो पर कैपिटा विधि, पर कैपिटा विधि में के न्यूनतम राशि प्रति व्यक्ति के न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है।
क्या विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करने कि विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय की सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं कि विधि के अनुसार कि वित्तीय अनुमान तैयार करते समय समय पुस्तकालय के व्यय की सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रिकरिंग और करंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका क्या होता है, पर कैपिटा विधि में क्या है, पर कैपिटा विधि में पर कैपिटा विधि में पर कैपिटा विधि में क्या है, पर कैपिटा विधि में पर कैपिटा विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय की सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, रिकरिंग और करंट एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, किसने सिफारिश की थी कि किसने सिफारिश किया था कि विश्वविद्यालय के प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति शिक्षक को 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है। कि किसने सिफारिश की थी कि प्रति छात्र को 15 रुपये और प्रति शोधार्थी को प्रति किसने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय के प्रति छात्र को 15 रुपये और प्रति शिक्षक शोधार्थी को 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए। किसने सिफारिश की थी, ये किसने सिफारिश की प्रति छात्र को 15 रुपये और प्रति शिक्षक को 200 रुपये। तो किसने, यूजीसी ने यूजीसी ने सिफारिश की थी। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी ने, जिसे रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी जिसे रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं, उसने सिफारिश की थी कि एक विश्वविद्यालय को प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति शिक्षक शोधार्थी 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए। क्या यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी को क्या है, रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी को क्या है, रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं। उसने सिफारिश की थी कि प्रति छात्र को 15 रुपये और प्रति शिक्षक शोधार्थी को 200 रुपये देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आइए। फिर क्या है, किसके अनुसार शैक्षणिक बजट का 6.5% पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। कि किसने सिफारिश की थी, किसके अनुसार कि शैक्षणिक बजट का 6.5% पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5 से 10% तक भिन्न हो सकता है। क्या किसके अनुसार कि शैक्षणिक बजट का 6.5% पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक भिन्न हो सकता है। किसके अनुसार, कोठारी एजुकेशन कमीशन के अनुसार कोठारी एजुकेशन कमीशन के अनुसार क्या है, शैक्षणिक बजट का 6.5% पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के चरण के आधार पर 6.5 से 10% तक भिन्न भी हो सकता है। किसके अनुसार, कोठारी एजुकेशन कमीशन के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा अगले 3 नहीं, कल संडे है तो मंडे को लेके आऊँगा। तो चलिए, आज के लिए हो गया हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। और कमेंट मेरे को जरूर बताना क्लास कैसी लगी आपको।